नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम दूसरे अध्याय की चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान में अधिकार। हम भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार कक्षा 11 की जो पुस्तक है उसके अध्यायों की चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी संविधान क्यों और कैसे, जो पहला अध्याय था। आज हम चर्चा कर रहे हैं दूसरे अध्याय की, भारतीय संविधान में अधिकार। ये इस पुस्तक का दूसरा अध्याय है और इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस पुस्तक में शुरू में दे रखा है कि भाई शासन के या सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इस पुस्तक में दे रखा है कि 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। दक्षिणी अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बच्चों को याद करना चाहिए कि दक्षिणी अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में जो लागू हुआ है, इसमें कुछ अधिकार दे रखे हैं, जैसे गरिमा का अधिकार, निजता का अधिकार, इस तरह के अधिकारों की इसमें चर्चा की गई है। अब भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहले जब देश का संविधान लागू हुआ तब 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मूल अधिकार है। वर्तमान में संपत्ति का मूल अधिकार अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। इस पुस्तक में एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की गई है, अनुच्छेद 16(4). इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी एक वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। ये इसमें दे रखा है अनुच्छेद 16(4) में, बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 16(4) साफ साफ कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता। यदि आप संविधान की भावना देखें तो आप पाएंगे कि अवसर की समानता के अधिकार को पूरा करने के लिए ऐसा जरूरी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 16(4). अनुच्छेद 21 के बारे में इस पुस्तक में चर्चा की गई है, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये अनुच्छेद 21 जो जीवन का अधिकार है उसके बारे में चर्चा की गई है। इस पुस्तक में बहुत अच्छी चर्चा की गई है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार किए जाने पर उस व्यक्ति को अपने पसंदीदा वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार है। इसके अलावा पुलिस के लिए आवश्यक है कि वे अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के सामने पेश करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु पर ध्यान खींचा है, निवारक नज़रबंदी। कभी कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है और फिर उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। इसको निवारक नज़रबंदी बोला जाता है। कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था, शांति या सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो वह उसे बंदी बना सकती है, यानी सरकार, वह का अभिप्राय सरकार है, सरकार उसे बंदी बना सकती है। लेकिन निवारक नज़रबंदी अधिकतम 3 महीने के लिए हो सकती है। ऐसा नहीं है कि उसे लंबे समय तक बंदी नहीं बनाया जा सकता, महज 3 माह के लिए हो सकती है। 3 माह के बाद ऐसे मामले की समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष ये मामला लाया जाएगा। यह है निवारक नज़रबंदी। कई सरकारें इसका गलत इस्तेमाल कर लेती हैं। अब देखिए, इस पुस्तक में ये चर्चा की गई है कि न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान में 3 अधिकारों की व्यवस्था की गई है। कोई भी व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा उसको सज़ा नहीं दी जा सकती। कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकती। कोई भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जाएगा, यानी किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ साक्ष्य देने के लिए पाबंद नहीं किया जा सकता। ये इसमें चर्चा की गई है। इसके अलावा इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता, सभी धर्मों को समानता, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, इसकी इस अध्याय में चर्चा की गई है। अब इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार
डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचार के अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश या निर्देश दे सकता है। न्यायालय इस प्रकार के निर्देश जो देता है उसे रिट बोला जाता है। प्रमुख रूप से 5 रिटें हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध आदेश, अधिकार प्रत्याख्या और उत्प्रेषण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैरकानूनी है तो न्यायालय ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है। परमादेश, ये आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है, इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। निषेध आदेश, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालत उसे ऐसा करने से रोक सकती है, इसको निषेध आदेश बोलते हैं। अधिकार प्रत्याख्या, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार प्रत्याख्या आदेश के द्वारा उस व्यक्ति को कार्य करने से रोक सकता है। उत्प्रेषण, जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर सकता है। ये 5 रिटें हैं जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ है। इसमें मूल अधिकारों के अलावा नीति निर्देशक तत्वों की भी चर्चा की गई है। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, यानी इन्हें न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता, जबकि मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं और मौलिक अधिकारों का हनन होने पर कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है। ये इसमें चर्चा की गई है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा की गई है 42वां संविधान संशोधन 1976। इस संशोधन में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य हैं। ये अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें कई प्रकार के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की गई है। एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा इस अध्याय में की गई है कि 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढांचे का तत्व नहीं माना है और कहा है कि संसद को संविधान का संशोधन करके इसे प्रतिबंधित करने का अधिकार है। ये 1973 में कहा है और उसके बाद 1978 में जो जनता पार्टी की गैर कांग्रेस सरकार थी, इसने 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया है और 300 के अनुच्छेद 300 के तहत अब आपको संपत्ति का अधिकार है वो आपका कानूनी अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। यानी संविधान के बनने के बाद 1978 तक संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था और 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया है। अब मात्र 6 ही अधिकार बचे हैं, पहले 7 मूल अधिकार थे। इस तरह से इस पाठ में भारत के संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं या भारत में जो मूल अधिकार हैं इनकी चर्चा की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।